नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे का हमारा जो सेशन होता है वो आपका टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है। तो आप लोग जो है नियमित रूप से यदि टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं दोस्तों, और आपका सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र है, तो हमारे साथ जो है नियमित रूप से आप लोग रात के 9 बजे जुड़ जाया करिए। आपको जो है नागरिक शास्त्र के प्रश्नों का जो है वो नियमित रूप से अभ्यास करने का यहाँ पे जो है अवसर मिलता है। मैं आप लोगों के लिए इस समय जो है वो भारतीय संविधान की जो है एक सीरीज को लेके चल रहा हूं, जिसमें हम लोग जो है भारतीय संविधान के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग नियमित रूप से जुड़े दोस्तों, और अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक जो है आप लोग वीडियो को सभी लोग जरूर शेयर किया करिए। आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करने में कंजूसी दिखाते हैं, ये मेरी कंप्लेन है आप लोगों से। आप मेरी कंप्लेन का जो है निस्तारण किया करिए। आप लोग निस्तारण नहीं करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सभी लोग वीडियो को जरूर जो है दोस्तों शेयर कर दिया करिए। चलिए, साथ में दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी जो लोग जो है वीडियो को लाइक करिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो आप जो है चैनल को भी नियमित जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, जिसकी वजह से जैसे ही हम लोग जो है चैनल पे कोई कंटेंट लेके आते हैं तो आपको जो है उसकी सूचना मिल सके और आप लोग जो है उसको देख के और उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ जो है काफी सारे लोग जो है जुड़ने शुरू हो गए हैं। आप सभी लोगों को दोस्तों गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और बात करें दोस्तों, तो जो हमारा ये नागरिक शास्त्र का सेशन होता है, इसके लिए जो है आप सभी के लिए मेंबरशिप की योजना जो है वो शुरू की गई थी। तो यदि आप जो इस सेशन के मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है 250 रुपए का आप लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। मेंबरशिप जो है दोस्तों यदि आप लोग ले लेते हैं तो ठीक है, बाद में आप लोग जो है इसी के लिए बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आया कि सर क्या है कि शुरू से मिल जाएगा या नहीं। तो आप लोग जितना लेट करते जाएंगे उतना ही जो है आप लोगों के लिए समस्या होगी। चलिए, तो आप लोग जो है यथाशीघ्र मेंबरशिप ले लीजिए। आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा ही दोस्तों, आपका जो है कुछ जाएगा नहीं इसमें। 250 रुपए आप लोग जो है अन्यत्र इधर उधर जो है वो बिना किसी मकसद के खर्च कर देते हैं। तो आप लोग 250 रुपए ना देखिए, 250 रुपए में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, रोज मिलेंगे। और उतने प्रश्नों को यदि आप नियमित रूप से रिवाइज करते रहते हैं, जिन प्रश्नों का आप लाइव सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको आप जो है रिवाइज करते रहते हैं उस पीडीएफ को देख के, तो आपके लिए जो होगा वो काफी लाभकारी होगा ये। तो आप लोग जो है ये मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। मेंबरशिप के लिए मुझे बार बार आप लोगों से कहना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, एक बार कहता हूँ। तो आप लोग यदि इच्छुक हैं तो आप लोग ले लीजिए। लेने के लिए जो है आप लोगों को 250 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। आप जो है फोन पे का प्रयोग कर सकते हैं, गूगल पे का प्रयोग कर सकते हैं, भीम का प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो है 7007701847 इस नंबर पे जो है आप लोग पेमेंट कर दीजिए। और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोग जो है मुझे भेज देंगे। जैसे ही आप लोग भेजेंगे दोस्तों, आपको जो है ऐड कर दिया जाएगा और फिर से नियमित रूप से आपको जो है वो पीडीएफ मिलने लगेगी। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों, तो यदि आपका टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा में दोस्तों आपका सब्जेक्ट यदि ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन मैं आपके लिए सुबह 8 बजे लेके उपस्थित होता हूं। तो सुबह 8 बजे आप लोग जो है हमारे साथ ज्योग्राफी के प्रश्नों के लिए आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाइए। यदि आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी तो आप लोग जो है जरूर जुड़ेंगे। और आप सभी दोस्तों, जब तक मैं क्लास को शुरू कर रहा हूँ, आप सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों। विभिन्न प्लेटफॉर्म है, आप जो है हर प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग जो है एक एक बार यदि वीडियो शुरू करेंगे तो बहुत सारा जो है वो आपका शेयर हो जाएगा। तो आप लोग शेयर करिए दोस्तों सभी लोग, और जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो ज्योग्राफी के लिए आप हमारे साथ जो है वो सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो हम लोगों का जो है वो राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की क्लास जो है आज आप लोगों की फाइनली शुरू हो गई है। आज जो है मैंने आप लोगों को सुबह जो है आप लोगों को एक वीडियो मिले होगी, जिसमें मैंने आपके राजनीतिक सिद्धांत में एक एक टॉपिक को मैंने क्लियर किया है कि कौन कौन सा सिद्धांत आपको पढ़ना है, किस किस विचारक को पढ़ना है दोस्तों। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सभी लोग जो है चैनल पे जाके आप लोग वीडियो को देखिएगा, उससे आपके सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, आपको भले जो है वो पेड बैच ज्वाइन करना हो या ना ज्वाइन करना हो, लेकिन आप जो है सिलेबस को एक बार जाके जरूर देखेंगे तो आपको काफी सारी चीजें जो होंगी क्लियर होंगी कि जो है हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या हमको जो है नहीं पढ़ना है,
क्योंकि जो भी किताब आप खरीदे होंगे या जिस सोर्स से भी आप पढ़ रहे होंगे, सारी चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, खास करके टीजीटी के लिए। तो आपको सेलेक्टेड चीजों को पढ़ना है, और जब तक दोस्तों आप लोग स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे, गाइडेड स्टडी नहीं करेंगे, तब तक जो है आपका सिलेक्शन जो होगा वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो आप लोग जो है स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे पहले अपने किसी भी जो है आप अपने स्तर से भी अपने सिलेबस को जो है एक्सप्लेन करिए, अपने पूरा सिलेबस का एक फॉर्मेट बनाइए कि हमारे सिलेबस में किस किस बिंदु को हम लोगों को पढ़ना है। मैंने जो है चैनल पे अपलोड किया है, तो आप लोग जाके वहां पे देख लेंगे। बाकी जो लोग इसको इस बैच में पढ़ना चाह रहे होंगे दोस्तों, उनको जो है वो 1499 रुपए का जो है वो भुगतान करना पड़ेगा। अभी आप लोगों को जो है 2-3 दिन डेमो क्लास मिलेगी, आप लोग इत्मीनान से सारी डेमो क्लास लीजिए, आपको समझ में आए तो आप जो है इसके लिए भुगतान करिएगा। तो आप लोग जो है बाकी कई सारे लोगों का जो है दोस्तों बहुत सारा प्रश्न आ रहा था जब से ये वीडियो अपलोड मैंने किया है। बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे कमेंट किया, फोन किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया। तो मैं अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्लास जो होगी आपके राजनीतिक सिद्धांत की, प्रत्येक दिन जो है आपको एक टॉपिक रिकॉर्डेड क्लास अभी मिल पाएगी। अभी फिलहाल के लिए जो है आप लोगों को लाइव क्लास इसकी नहीं मिल पाएगी। यदि लाइव क्लास की व्यवस्था बन जाती है, क्योंकि लाइव क्लास के स्ट्रीमिंग में जो है दोस्तों थोड़ी सी समस्या आ रही है, यदि उसकी व्यवस्था बन जाती है तो मैं लाइव ही आप लोगों को करा दूंगा। लेकिन यदि लाइव भी नहीं मिलता है दोस्तों, तो आप लोगों को जो है इसके लिए एकदम निश्चिंत रहना है। रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलती है, प्रत्येक दिन की क्लास रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। हफ्ते में जो है आपको 5 क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी दोस्तों। 5 दिन जो है आप सोमवार से लेके आपको जो है वो शुक्रवार तक नियमित रूप से क्लास मिलेगी। उसके बाद से जो है दोस्तों आपके शनिवार को एक दिन जो होगा, शनिवार का दिन जो आपका होगा दोस्तों, वो आपके टेस्ट का दिन होगा। इस 5 दिन में जिस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा उसका टेस्ट आपको शनिवार को होगा। और उसके बाद से दोस्तों आपके संडे को यानी 7वें दिन जो है इस 5 दिन की क्लास के लिए एक यूट्यूब पे जो है वो लाइव क्लास लूंगा। उसमें आपका जो भी डाउट होगा वो डाउट आप लोग जो है हमसे क्लियर कर सकते हैं। आप लोग अपना प्रश्न भेजेंगे और आपके डाउट को जो है मैं क्लियर करूंगा। तो ये व्यवस्था अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा पा रहा हूँ। उसके लिए शुल्क जो है वो मात्र 1499 रुपए निर्धारित किया गया है। तो आपको जो है इसके बारे में कहीं से भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका टेस्ट है दोस्तों, पहले हफ्ते में आपका जो 5 दिन की क्लास का टेस्ट होगा, दूसरे हफ्ते में ये जो होगा 10 दिन की जो पूरी क्लास हुई रहेगी उस 10 दिन का टेस्ट होगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी हर बार जो है आपके पूरे टॉपिक का टेस्ट होगा। तो मैं आपके जो है एक एक चीज को जो आपके राजनीतिक सिद्धांत और विचारकों में दिया है उन सभी चीजों को जो है मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ना ही आपके मन में कोई कंफ्यूजन रहेगा। तो आप इत्मीनान से जो है वो डेमो क्लास देखिए। यदि सिलेबस वाली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप सिलेबस वाली भी क्लास आप लोग देखिएगा, जरूर देखिएगा। उसमें जो है आप लोगों को काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। बाकी यदि कोई आपको समस्या है, यदि कोई जानकारी इसके बारे में अतिरिक्त कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर लीजिएगा 7007701847। इस नंबर पे मैं आप लोगों को जो है आपके संभव हो सकेगा तो आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आज के सेशन की तरफ चलते हैं और आज के सेशन के पहले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के सामने जो है वो आ गया है। कितने सारे लोगों ने इसमें से आज की वीडियो देखी है, सिलेबस वाली वीडियो कितने सारे लोगों ने देखी है, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। आज जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें से कितने सारे लोगों ने वीडियो को देखा है। चलिए सिर्फ आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, अपना फीडबैक आप लोग नहीं देते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न आप लोगों को दिया है दोस्तों, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है किसके माध्यम से जो है, जूम तो कर दिया दोस्त। चलिए हुमैरा मलिक जी जूम कर दिया है। चलिए सुरभि जी देखिएगा, चैनल पे जाके जो है आप वीडियो को सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे। पहले प्रश्न पे आप लोग आ जाइए, अब उत्तर करिए सभी लोग। चलें, दिया है दोस्तों कि 2003 के जो है वो न्यायालय के एक निर्णय में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है किस न्यायालय के मामले में जो है ये कहा जा रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लोकल कोर्ट, विशेष न्यायालय, यूपी का उच्च न्यायालय। सभी लोग इसके लिए उत्तर करेंगे। चलिए ए विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए। थोड़ा सा ये प्रश्न आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा। चलिए आपको थोड़ा सा ये प्रश्न अटपटा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी वजह से मैंने इसको जो है वो शामिल किया है।
हो सकता है इस तरीके से नहीं, आपसे घुमा के ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, चूंकि आप लोग टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके उसी संबंध में जो है ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसकी वजह से इसको मैंने आज के सेशन में चालू जो है वो शामिल किया है। तो दोस्तों ये आपके सर्वोच्च न्यायालय का आपके निर्णय है। निर्णय क्या था दोस्तों, चूंकि जो है एक विवाद उत्पन्न हुआ था, विवाद ये उत्पन्न हुआ था दोस्तों कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को प्रधानाचार्य के पद पे नियुक्ति देने में जो है वो कुछ विद्यालय जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है, यदि आपने थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व भी किया हो, तो महिलाओं को जो है कॉन्वेंट विद्यालय जितने हैं वो महिलाओं को प्रिंसिपल बनाने के लिए जो है प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही जो है वो कुछ विद्यालयों ने जो है महिलाओं को जो है वो प्रेफर किया कि जो है इनको विद्यालय में प्रिंसिपल के रूप में जो है वो कार्य दिया जाए। क्योंकि महिलाएं जो हैं दोस्तों वो बहुत ज्यादा आपकी भावनाओं का ख्याल नहीं करती हैं, खास करके जो इस तरीके के पद पे होती हैं, उनको बोलने में, आपको डांटने में जो होता है बहुत समस्या नहीं होता है, उनसे बहुत ज्यादा कोई उलझने का भी प्रयास नहीं करता है। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं, इन्हीं सब चीजों को सोच के जो है वो लोगों ने महिलाओं को प्रधानाचार्य के पद पे जो है वो पुरुषों के ऊपर जो है वरीयता देना प्रारंभ किया। ये बात जो है, ये मामला जो पहुंचा आपके सुप्रीम कोर्ट में 2003 में, और 2003 में जो है वो आधार बनाया गया था। जो विपक्षी दल के वकील थे, उन वकीलों ने कहा था दोस्तों कि यदि महिलाओं को पुरुषों के ऊपर जो है वो वरीयता दी जा रही है तो आपके अनुच्छेद 14, 15 और 16 का जो है उल्लंघन हो रहा है, इसलिए ऐसा जो है किसी को भी करने की अनुमति न दी जाए। अब उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला दिया दोस्तों कि महिलाओं को जो है वो प्रधानाचार्य के पद पे नियुक्त करने से किसी भी तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का जो है उल्लंघन नहीं होता है। तो इस आधार पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि महिलाओं को जो है वो प्रधानाचार्य के पद पे जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। इसमें संविधान के किसी भी अनुच्छेद का कोई उल्लंघन नहीं है। इससे जो है भारतीय समाज में थोड़ी सी महिलाओं की स्थिति में जो है वो परिवर्तन आया, क्योंकि आपका भारतीय समाज जो है वो आपके पुरुष प्रधान समाज के रूप में जाना जाता रहा है। और कई बार जो है महिलाएं जब आगे बढ़ के आती हैं तो उससे जो है कुछ रूढ़िवादी पुरुषवादी लोगों को जो है वो थोड़ी सी समस्या होने लगती है। तो इस समस्या को, इस भ्रम को तोड़ने का जो कार्य किया था वो 2003 के निर्णय के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आप लोग इस प्रश्न में जो है वो जाएंगे, इस प्रश्न में आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है दोस्तों कि महिलाओं के प्रधानाचार्य के नियुक्ति पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो किस किस अनुच्छेद के उल्लंघन होने की बात को जो है वो नकार दिया था। तो अनुच्छेद आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 14, 15 और 16। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न में आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। कहानी आप पूरी समझ ही गए होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होगी। ये जो है वो भारतीय संविधान के जो है वो किस अनुच्छेद में इसका या किस कानून में जो है इसका वर्णन है? आप सभी लोग इसके लिए उत्तर करेंगे। आपको दिया है उच्चतम न्यायालय कानून 1966, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145, संसद द्वारा बनाए गए एक विधेयक द्वारा, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए। चलिए आप लोग उत्तर करिए, इस प्रश्न के लिए तेजी से उत्तर करिए। चलिए, और दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक और शेयर करने में आप लोग काहे कंजूसी करते हैं? मेरा तो आप लोगों से न्यायालय में कोई मामला भी नहीं चल रहा है। चलिए सब लोग उत्तर करिए। अब वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक और शेयर करिए आप सभी लोग। चलिए उत्तर आना शुरू हो गया। अभिषेक जी 348 की बात कर रहे हैं, हुमायरा मलिक जी डी विकल्प की बात कर रहे हैं, प्रमोद जी बी विकल्प की बात कर रहे हैं, रवि जी डी विकल्प। चलिए, तो जो है बहुमत जो जाता हुआ दिख रहा है वो डी विकल्प की तरफ जा रहा है। तो जो लोग दोस्तों इस प्रश्न में डी विकल्प की बात कर रहे हैं उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक सुनवाई, जो सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही होगी वो अंग्रेजी भाषा में ही होगी। ऐसा प्रावधान जो है वो आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में किया गया है। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो डी विकल्प के साथ जाएंगे। आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद महत्वपूर्ण है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको जरूर याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है आपकी किसी भी परीक्षा में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? आपको बताना है दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण शाखा, या इसको आप लोग जो है सीबीआई के नाम से जानते हैं, सीबीआई। तो आपको जो है बताना है, इस प्रश्न के लिए उत्तर करना है।
चलिए, नहीं, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वही लोग करें, जिन लोगों ने कर दिया है वो दोबारा नहीं करेंगे। चलिए, आप लोग उत्तर करेंगे। सीबीआई को जो है पिंजड़ा बंद तोता जो है वो किस मामले में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बताना है। रेलवे बोर्ड रिश्वत मामले में, जो है विनीत नारायणी बनाम जो है भारत संघवाद में, 2G स्पेक्ट्रम घोटालेवाद में, या जो है कोयला आवंटन घोटालावाद में, किस वाद में जो है ये सीबीआई को पिंजरा बंद तोता कहा गया है। आप लोग अपना उत्तर करेंगे और तेजी से करेंगे। 15 सेकंड का समय, 15-20 सेकंड से ज्यादा समय आप लोग ना लीजिए दोस्तों। और सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए, वीडियो को लाइक करने में आप लोग कंजूसी ना करिए। चले, एक बार का ही आप लोगों का एहसान चुका पाना मेरे लिए है मुश्किल है, तो एक बार ही आप लोग लाइक करिए, उतना मैं हैंडल कर लूंगा। 2 बार आप लोग ना करिए। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपके सीबीआई को पिंजरा बंद तोता कहा था आपके कोयला आवंटन घोटालावाद में दोस्तों। जो भारत में जो है वो कोयला आवंटन घोटाला हुआ था, उस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सीबीआई को पिंजरा बंद तोता कहा था। ये जो है वो सीबीआई के लिए जो है एक बहुत ही बुरा कमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो है ये सीबीआई जो है पिंजरा बंद तोता है, इसको जितना सिखाया जाता है, जितना कहा जाता है, बस उतना ही कर पाता है, क्योंकि सीबीआई जो है अपना स्पष्ट जो है जो उसका कर्तव्य है वो इसमें नहीं निभा पाई थी। आप लोग जो है इस प्रश्न में डी विकल्प का चुनाव करिएगा, आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सीबीआई एक पिंजरा बंद तोता है, ये कोयला आवंटन बाद में इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। सब लोग उत्तर करेंगे इसके लिए। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि किस कारण से जो है वो राज्यपाल के निर्वाचन की योजना को छोड़ दिया गया, आप लोग बताएंगे। दिया है इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन, दूसरा दिया है निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ जाता, तीसरा दिया है दोस्तों निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, और चौथा दिया है दोस्तों राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। आप लोग चारों में से किसी एक का चुनाव करना है और तेजी से आप लोगों को उत्तर करना है इस प्रश्न के लिए। सभी के लिए अच्छा प्रश्न है, सब लोग उत्तर करेंगे। चलें, इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए दोस्तों। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं सब लोग उत्तर करेंगे। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान जो संविधान सभा जब बैठी थी और राज्यपाल की जब बात की जा रही थी दोस्तों, तो राज्यपाल के पद के लिए जो है पहले निर्वाचन की पद्धति पे जो है वो विचार किया गया, लेकिन जो है कुछ कारणों की वजह से, इसमें से आपको कारण चुनना है, कुछ कारणों की वजह से जो है वो ये कहा गया कि ऐसा करना जो होगा वो उचित नहीं होगा। तो आप लोग बताएंगे उसमें से कौन कौन से कारण थे दोस्तों। चलिए, तो आप सभी का उत्तर जो है इस प्रश्न में आ रहा है। तो दोस्तों इसमें जो है वो आपके संविधान निर्माताओं का मानना था कि निर्वाचन का जो होगा वो अनावश्यक खर्च बढ़ेगा, एक दूसरा निर्वाचन जो होगा वो कराना पड़ेगा। उसके बाद से जो है दोस्तों इसमें दिया है कि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ जाता। जी नहीं, ऐसा नहीं है, इसको जो है आप निकाल दीजिए। आपको जो है 3 ही विकल्प दिया है, तो एक को आपको निकालना पड़ेगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं। और तीसरा दिया है दोस्तों निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानने लगेगा। जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों चुन के आएंगे दोस्तों निर्वाचन के माध्यम से, तो ये दोनों में जो होगा वो क्लैश होगा, ये भी जो है संविधान निर्माताओं का मानना था। और चौथा दिया है राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, क्योंकि राज्यपाल जो है वो संसदीय प्रणाली के अधीन आपके राष्ट्रपति के जो है एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो ये भी कारण आपका जो हो जाएगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा। तो आपका 1, 3 और 4 आपके सी विकल्प में दिया है, सी विकल्प के साथ आप लोग जाएंगे, उत्तर आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनावश्यक निर्वाचन व्यय बढ़ना, जो प्रमुख कारण जो बताए गए थे संविधान सभा की तरफ से वो ये था कि अनावश्यक जो होगा वो निर्वाचन का व्यय बढ़ जाएगा, निर्वाचन के दुष्परिणामों से जो है वो बचा जा सकेगा, साथ में जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और संघर्ष जो होगा वो नहीं होगा इसकी वजह से, और उसके बाद से केंद्र और राज्यों के बीच जो होगा वो प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। यदि जो है राज्यपाल चुन के आएगा तो केंद्र और राज्य के बीच जो प्रभावी नियंत्रण जो है वो राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल करता है राज्य में, वो होगा वो आपका प्रभावित हो जाएगा और अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से राज्यपाल
के जो है वो चुनाव की व्यवस्था को जो है वो खत्म करके राज्यपाल के जो है मनोनयन की पद्धति को जो है वो भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों, प्रश्न को मुझे थोड़ा सा पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, कर ही देता हूं, कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया था मैंने प्रश्न को। चलें, आपको दिया है प्रश्न को, आप लोग पहले पढ़ लीजिए। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। किस किस मामले में जो है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श से जो है वो स्वतंत्र होकर राज्यपाल कार्य कर सकता है? आप लोग इसमें से चारों को, 5 आपको दिए हुए हैं, पांचों को पढ़िए और जो है अपना उत्तर करने का प्रयास करिए। बस आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो है वो आपके मंत्रिमंडल जो है, आपका राज्य का मंत्रिपरिषद जो है, उसके सुझाव के बिना जो है ये अपने स्वविवेक से कौन कौन सा कार्य इसमें से कर सकता है। आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए तेजी से। चलिए, सारे विकल्प पढ़िए और उत्तर करिए। पहला दिया है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। दूसरा दिया है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। तीसरा दिया है भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। और जो है विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। और चौथा दिया है दोस्तों उच्च न्यायालय का परामर्श लेने के लिए। आप लोग चारों में से इसमें से बताइए कि कौन सा जो है आपका राज्यपाल जो है वो अपने स्वविवेक से कर सकता है, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। इसमें से कौन कौन सा कार्य, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। चलें, तेजी से उत्तर करिए। सब लोग उत्तर करेंगे, तेजी से करिए उत्तर, आप लोग इतना सोचिए मत। राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उसके आधार पे आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। चले, अभिषेक जी का उत्तर आ रहा है, सुरभि जी का, प्रमोद जी का, बाकी लोग भी उत्तर करें। रवि जी का उत्तर आ रहा है। ठंडी तो ज्यादा नहीं पड़ रही है, ठंड में हो सकता है, ठंड में थोड़ा सा दिक्कत होता है टाइप वाइप करने में, ठंड बाहर हाथ जो है वो निकाल के, या आप लोग जो है बहुत ठंडी जगह पे कहीं आप लोग चले गए हों। तेजी से उत्तर आप लोग किया करिए। चलिए, तो इस प्रश्न में जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको जो 4 विकल्प दिए हैं, विधानसभा में जो है सरकार को अपना जो है वो बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, किसी को भी कह सकता है। आप सभी को पता है जो है इसका स्वविवेक के आधार पर ये निर्णय लेता है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भी किसी से सलाह लेने की इसको जरूरत नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को जो है वो आरक्षित करने के लिए भी जो है दोस्तों वो किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। और विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेजने के लिए भी इसको किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। ये सभी कार्य जो है ये अपने स्वविवेक के आधार पर कर सकता है। लेकिन दोस्तों उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए जो है ये अधिकारी नहीं है। परामर्श मांगने का अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 143 के तहत जो है वो सिर्फ आपके प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति को दिया गया है। राज्यपाल जो है वो आपके उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से जो है वो सलाह नहीं मांग सकता है। ऐसा कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। तो आप इसको 1 को 5 को निकाल देंगे तो आपका उत्तर जो होगा ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप लोग ए विकल्प के साथ जाएंगे। क्लियर है? कोई समस्या है आपको इस प्रश्न में? चलिए, सभी लोग उत्तर करिए दोस्तों इस प्रश्न के लिए। तो आप लोगों का उत्तर आया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें जो है उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए जो है अधिकारी नहीं है आपका राज्यपाल, सिर्फ राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखता है? आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए, तेजी से उत्तर करिएगा। सभी लोग उत्तर करिए। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखता है? आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। चलें, इस प्रश्न के लिए तेजी से आपका उत्तर आ रहा है। अनुच्छेद 200 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 200 है जो है वो आपका राष्ट्रपति के लिए जो है विधेयक का आरक्षित करना जो है ये पावर आपके राज्यपाल के पास है। आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जो होगा बिल्कुल आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 200 में इस बात का उल्लेख किया गया है। चलिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष
या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, आप लोगों को बताना है दोस्तों। अनुच्छेद सहित बताइएगा किस अनुच्छेद में जो है इसकी बात की गई है। मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री का सचिव होता है या मुख्य सचिव होता है, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और कृपा करके अनुच्छेद आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। इस प्रश्न को पूछने का जो है कोई दूसरा कारण नहीं है, इस प्रश्न को पूछने का एकमात्र कारण है कि आपको अनुच्छेद पता है या नहीं पता है, उसको ध्यान दिलाना मेरा कर्तव्य है। आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख। चलिए, तो इस प्रश्न के लिए आप लोगों का उत्तर तो बिल्कुल सही आ रहा है बी विकल्प के लिए, लेकिन अनुच्छेद जो है अभी तक किसी का सही नहीं आया है संभवतः, जितना मैं देख पा रहा हूं। चले, तो अनुच्छेद याद रखिएगा दोस्तों, आपको अनुच्छेद याद रखना है 154(1). 154(1) में जो है इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो है आपके राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा या जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा वो कौन होगा, आपका राज्यपाल होगा। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है, आप सभी को पता है। तो ये जो है अनुच्छेद 154(1) में इसका उल्लेख किया गया है। आप लोग 154(1) के साथ ही जाइएगा। अपना उत्तर जो है इस प्रश्न में आप लोग चुनेंगे बी विकल्प के साथ। चलिए, राज्य की सारी व्यवस्था का संचालन जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाता है। चलिए, आप लोग इस प्रश्न पे भी आ जाइए। अगला प्रश्न जो आपको दिया गया है इसको भी एडजस्ट करता हूं। चलिए, निम्न पर जो है विचार कीजिए और उसके बाद सही कूट का प्रयोग करके अपना उत्तर करिए। आपको पहला दिया है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व जो है शपथ या प्रतिविज्ञान करेगा। दूसरा दिया है दोस्तों आपको शपथ या प्रतिविज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। और तीसरा आपको दिया है दोस्तों राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिविज्ञान करेगा। और शपथ या प्रतिविज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 जो है 159 में दी गई है। तो आप लोग अपना उत्तर इस प्रश्न के लिए करिए कि इसमें से कौन कौन सा जो है वो सही है और कौन सा गलत है। आपको सिर्फ सही के लिए अपना उत्तर करना है दोस्तों, सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से कौन कौन सा जो है वो सही दिया गया है। चलिए, चलो बहुत ही बढ़िया। तो इस प्रश्न में आप सभी लोगों का उत्तर जो है आ रहा है बी विकल्प के लिए। तो दोस्तों राज्यपाल जो है अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिविज्ञान लेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, पद ग्रहण करने से पूर्व जो है ये शपथ लेता है। और शपथ किसके जो है वो सम्मुख लेता है, वो आपके मुख्य न्यायाधीश के जो है वो राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट का, और या जो है उसकी अनुपस्थिति में जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके जो है वो समक्ष शपथ लेता है। और इसके शपथ का जो प्रारूप है दोस्तों वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दिया गया है। 3री अनुसूची में जो है इसके शपथ की बात नहीं की गई है। तो आप लोग जो है इसको निकाल देंगे। आपका 1, 3 और 4 के लिए आपका उत्तर सही हो जाएगा। और 1, 3 और 4 आपका विकल्प जो दिया है वो आपके बी विकल्प में दिया है। आप सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही है। आगे बढ़े और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है राज्यपाल के बारे में सत्य नहीं है। आप लोग उत्तर करेंगे। जी, चले आप लोग उत्तर करेंगे। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, या 5 वर्ष तक पद पर रहता है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसमें से कौन सा जो है वो गलत दिया है। सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न में। चलो, चलो, चले सब लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों इस प्रश्न के लिए।
डी विकल्प की बात जो है वो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। तो चलिए डी विकल्प की आप लोग बात कर रहे हैं तो आप लोग बता दीजिए कि क्यों जो है वो किस प्रकार से जो है वो इसको हटाया जाता है। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया जो है वो क्या है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जितने सारे लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं सब लोग बताएंगे कैसे हटाया जाएगा। चले आप लोग बताएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। क्योंकि आप सभी को पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये अपना पद धारण करते हैं। और जो है दोस्तों इसके लिए भी आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ जो है जी प्रेसिडेंट के जो है वो प्रसाद पर्यंत होता है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों कि राष्ट्रपति भी जो है वो स्वयं इनको नहीं हटा सकता है, स्वयं नहीं हटा सकता है। इसके लिए जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सुझाव पे राष्ट्रपति जो है वो इनको हटाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सुझाव पे जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा इसको पद से हटाया जाएगा। अन्य किसी विधि से जो है इसको पद से नहीं हटाया जा सकता है। या तो ये अपना त्यागपत्र दे दें या जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सुझाव पे राष्ट्रपति इनको हटा दें। चलें जी, बिल्कुल अभिषेक जी बात कर रहे हैं नो प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए स्पष्ट कोई प्रावधान बिल्कुल नहीं है, सही बात है आपकी। लेकिन जो है ऐसा है कि आपके जो है राष्ट्रपति जब इनको नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, तो है मंत्रिपरिषद की सलाह से इनको रिमूव करेगा। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। जूम कर देते हैं, अब दिखना चाहिए आप लोगों को दोस्तों, ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रश्न हो गए हैं क्या। थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। यदि आपको दिखाई नहीं देगा तो फिर मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, औचित्य नहीं रहेगा। चलिए उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए आप लोग उत्तर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है आप लोगों को बताना है दोस्तों। सही कथन के लिए आप लोगों को चुनाव करना है। दिया है दोस्तों, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा दिया है दोस्तों, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जैसे ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और तीसरा दिया है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। और चौथा आपको दिया है दोस्तों, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। आप लोग अपना उत्तर इस प्रश्न के लिए सोच समझ के करेंगे दोस्तों। आपको जो है सही विकल्प का इसमें से चुनाव करना है, बहुत सोच समझ के आप सभी लोग उत्तर करिएगा। और आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन ये है कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। जितने सारे लोग जुड़े हैं कम से कम आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने से जो है मेरा उत्साह थोड़ा सा बढ़ जाता है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें चलें, तो इस प्रश्न में जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम लोग जो है सी विकल्प की बात कर रहे हैं। आप लोगों का उत्तर जो है सी विकल्प के लिए आ रहा है। सी विकल्प में दिया है दोस्तों, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया जो है अभी कथित नहीं है। बिल्कुल पिछले ही प्रश्न में अभिषेक जी ने इस तथ्य का जो है वो जिक्र कर दिया था। भारत के संविधान में जो है इनको पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बाकी दोस्तों एक से अधिक राज्य के लिए जो है एक ही समय में जो है वो राज्यपाल कोई भी बन सकता है। आप सभी ने जो होगा आनंदीबेन पटेल जी को देखा होगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल एक साथ ही जो है वो एक साथ जो थोड़ा सा आप जो है प्रदीप जी थोड़ा सा आप जो है पिक्चर क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिए। थोड़ा सा आप लोग जो है पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो आप लोगों को जो है क्लियर दिखेगा। चलिए उसके बाद से जो है दोस्तों, चलिए तो आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाइएगा। आपका सिर्फ एक ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक ही विकल्प। चलें आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है दोस्तों, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। आपको बताना है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति इसमें से कौन सी है।
भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। दूसरा दिया है मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा दिया है दोस्तों राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना और राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। आप लोग इसमें से बता दीजिए कौन कौन सी जो है इसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। आप लोगों को अपना उत्तर तेजी से करना है। चलिए, नहीं 480 नहीं करना पड़ेगा। चलिए, यदि बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो 360 कर लीजिए, नहीं तो 240 पे आप लोगों को जो है वो क्लियर मिल जाना चाहिए। चलें, कल से इस चीज का मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। अब आज मैं स्ट्रीम शुरू होने के बाद दोस्तों मैं कुछ कर नहीं सकता। एक बार जो है ये ऐसा ट्रिगर है, एक बार दब गया तो फिर उसके बाद से जो है मुझे इसको रोकना ही पड़ेगा, फिर मैं इसमें जो है कोई छेड़छाड़ कर सकता हूँ। चलें, इस प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे दोस्तों। आप लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न में आ रहा है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना इसकी विवेकाधीन शक्ति है दोस्तों। किस अनुच्छेद में जो है इस विवेकाधीन शक्ति का जिक्र किया गया है, आप लोग उत्तर करेंगे इसके लिए। और मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये जो है इसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये जो है आपके मुख्यमंत्री की सलाह पे ऐसा कार्य करता है। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये भी जो है इसका ही कार्य है, जो है राष्ट्रपति के ये विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। पिछले ही प्रश्न में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। और राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, ये जो है आपके विधानसभा का कार्य है, इनका जो है वो कार्य नहीं है। तो आपका सिर्फ 1 और 3 जो है वो आपको सही दिया है। 1 और 3 आपके बी विकल्प में दिया है। आप लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे। थोड़ा सा आप लोग अनुच्छेद बता देते तो मुझे जो है वो मजा आ जाता। चलिए, चलें उत्तर करें जी। तो आपको जो है दोस्तों राष्ट्रपति शासन आरोपित करने के लिए दोस्तों आप सभी को पता है राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल होने की अवस्था में जो होगा वो राज्यपाल रिपोर्ट अपनी भेजेगा। अनुच्छेद 356(1) याद आप लोग याद रखिएगा। 356(1) के तहत जो है, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक कर रहा हूं जानबूझ के। अनुच्छेद 356(1) के तहत जो है वो राज्यपाल क्या करता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को भेजता है। और उसके बाद से जो है राष्ट्रपति राज्य में जो है वो आपातकाल लगा सकता है, आप सभी को पता है। दूसरा जो है आपको दिया है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ रखना। तो आपका 200 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग 200 की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आप सभी का अनुच्छेद आ गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। आपको बताना है दोस्तों किसके द्वारा होना चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिल द्वारा, या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। आप लोग अपना उत्तर तेजी से करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, अनुच्छेद सहित बताएंगे सभी लोग। दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी जो है वो वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करने में आप लोग बिल्कुल कंजूसी ना करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप लोग जो है जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। नियमित रूप से आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके उपस्थित होता हूँ। चलें, तो आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है दोस्तों इस प्रश्न के लिए। अनुच्छेद किसी का भी नहीं आया है, किसी ने अनुच्छेद के लिए उत्तर नहीं किया। बी विकल्प के लिए आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य की विधायिका के द्वारा जो है ये सीधे आपसे जो है ऑर्डिनेंस मतलब आपसे अध्यादेश पूछा जा रहा है दोस्तों। जो राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो जो होगा वो आपके सदन के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक, आप लोग ध्यान रखेंगे 6 वीक तक जो है ये कार्य जो है वो प्रभाव में रह सकता है। 6 वीक के बाद से जो है ये अपना प्रभाव जो है वो खो देगा यदि राज्य की विधायिका जो है इसको पारित नहीं करती है। तो इस बात का उल्लेख जो किया गया है दोस्तों आपके अनुच्छेद 213 में किया गया है। बिल्कुल, यदि स्पेसिफिक करना चाहूंगा तो 213 2 क में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो है इसका अनुमोदन, यदि सिर्फ आपसे अनुमोदन पूछ ले और स्पेसिफिक अनुच्छेद, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में दोस्तों आपसे क ख ग घ दे के या ABCD दे के पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि इसमें जो है आपके अनुच्छेद
2 का जो है दोस्तों आपके क, 213 2 क में जो है आपके इस चीज का राज्यपाल के अध्यादेश की बात की गई है। वहीं राष्ट्रपति के अध्यादेश की आप लोग बात करते हैं दोस्तों, तो आपके 123 में जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात की गई है। दोनों में जो है दोस्तों 6 सप्ताह का समय दिया जाता है। 6 सप्ताह में यदि जो है इसको सदन के द्वारा पारित नहीं किया जाता है, संबंधित सदन द्वारा, तो ये जो होता है वो निष्प्रभावी हो जाता है। आप लोग बी विकल्प के साथ आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है दोस्तों, कथन और कारण के रूप में पूछा गया है। तो कथन और कारण को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर करने का आप लोग प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए, तो कथन और कारण जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है या थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। चलिए, अब यहाँ तक आपको जो है मैं इतनी मदद मैं बस आप लोगों की इस समय कर सकता हूँ, इससे ज्यादा आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग कथन और कारण को पढ़ लीजिए और अपना उत्तर करने का प्रयास करिए इस प्रश्न के लिए। चलें, दिया है राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण दिया है दोस्तों आपका कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्य के करने पर जो है पदच्युत किया जा सकता है। आप लोग बताएंगे इसमें से कौन सा विकल्प जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। तेजी से उत्तर करिएगा इस प्रश्न के लिए। चले, राष्ट्रपति और राज्यपाल लोग पर उनके किसी भी कार्य के लिए जो न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। चलिए, इस प्रश्न में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का उत्तर जो है वो सी विकल्प के लिए आ रहा है। आप लोग बात कर रहे हैं ए सही है, आर गलत है। आर क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्य करने पर जो है पदच्युत किया जा सकता है। दोस्तों राज्यपाल के हटाने के लिए जो राज्यपाल को उसे पद से हटाने का जो प्रावधान है, चूंकि स्पष्ट रूप से जो है वो आपके भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यदि आपके संविधान का अतिक्रमण ये करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से जो है इनको हटा भी सकता है। तो आपका उत्तर जो होगा वो दोनों सही हो जाएगा, बस व्याख्या नहीं होगी। आप लोग बी विकल्प के साथ जाइएगा। यदि बी विकल्प के साथ आप लोग जाएंगे तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बस आप ध्यान इसको आपको यही देना है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। प्रदीप जी, मजा नहीं आ रहा है? क्यों नहीं मजा आ रहा है प्रदीप जी? बताइए, आप कारण बताइए। क्या करूं मैं, किस तरीके से? प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए, तो राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग चलाया जा सकता है। आप सभी को पता है महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर चलाई जा सकती है और जो है राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्य करने पर जो है पदच्युत किया जा सकता है। यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद ऐसी सलाह देती है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति इनको हटा देगा। जी चलिए, कोई बात नहीं। ये प्रश्न जो है आप लोगों का बी विकल्प के लिए सही होगा। आप लोग यूपीपीसीएस मेंस का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उस यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया और जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है इस प्रश्न में बी विकल्प को सही माना गया है। आप लोग बी विकल्प के साथ ही जाएंगे तो मेरे हिसाब से भी ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि राज्यपाल को जो है वो हटाया जाता है उसके संवैधानिक कृत्यों का यदि वो निर्वहन नहीं कर रहा है, तो अन्य किसी ग्राउंड पे जो है उसको ऐसे मनमानी नहीं हटाया जा सकता है। चलिए, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है दोस्तों, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। कहां से जो है वो दिए जाते हैं? आपको दिया हुआ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो है अच्छा कंटीजेंसी फंड ऑफ जो है स्टेट से, या ए बी और दोनों से आप लोग उत्तर करेंगे। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। राज्यपाल के वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं दोस्तों? जितनी तेजी से हो सके आप लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए। चलें, सब लोग उत्तर करें दोस्तों। राज्यपाल के वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं? सब लोग उत्तर करेंगे। चले, बी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। कंसोलिडेटेड फंड का मतलब होता है संचित निधि, और स्टेट का मतलब होता है राज्य की संचित निधि, और इंडिया का मतलब होता है यानी केंद्र की संचित निधि या भारत की संचित निधि।
चलें, तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता जो है दोस्तों आपके राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। आप लोग जो है अनुच्छेद इसके लिए पढ़ लेंगे 202(3) में जो है इसका उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता जो होगा वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में जो होगा ए विकल्प के साथ आप जाएंगे, तभी आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आप लोग जो है बी विकल्प का चुनाव न करें। जो है आपके राज्यपाल का वेतन और भत्ता जो है वो राज्य के फंड से दिया जाता है, न कि केंद्र के। चलें आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल का उत्तरदायित्व जो है वो किसके प्रति है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री, चारों में से एक का चुनाव करिए। उत्तर तेजी से करिए दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? चलिए, चूंकि राष्ट्रपति जो है इनको अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये कार्य करते हैं और राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्य में ये कार्य करते हैं, इसलिए जो उत्तरदायित्व तो इनका होता है वो आपके क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति के लिए होता है। आप जो है अनुच्छेद को याद रखिएगा, अनुच्छेद 156(1) के तहत जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनको पद जो है वो दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? किसके विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है दोस्तों? आप लोग उत्तर करेंगे। इस प्रश्न के लिए आपको दिया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध या भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे, तेजी से करिए। साथ में आप लोग मुझे बताएंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति के अलावा जो है महाभियोग और किस पे चलाया जा सकता है। यहाँ पे अभियोग आपसे पूछा है, अभियोग और महाभियोग में यदि आप अंतर समझ जाएंगे तो आप लोग जो जरूर बता देंगे। राष्ट्रपति के अलावा और किस पे जो है वो महाभियोग चलाया जाता है, आप लोग बताएंगे। चलिए, तो आपके राज्यपाल पे जो है दोस्तों आप सभी को पता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे जो है वो इनको राज्यपाल हटा सकता है। चलिए, राष्ट्रपति पे जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया जो है 61 में दी गई है। और कोई पदाधिकारी है जिसको जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है? आप लोग उत्तर करेंगे। चले, आपका बी विकल्प होगा दोस्तों। आपसे दिया है अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति के अलावा और किसको जो है महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है? आप लोगों का कमेंट अभी तक किसी का भी नहीं आ रहा है, उत्तर आप सभी लोग करेंगे। चलिए, सुरभि जी का एक उत्तर आया है, सीजीआई की बात कर रहे हैं। बाकी लोग उत्तर करेंगे। चलिए, माधुरी जी का उत्तर आ रहा है बी विकल्प के लिए। तो अभी आप लोग जो है बी विकल्प की बात कर रहे हैं। राज्यपाल के विरुद्ध मैंने आपको बताया दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पे जो है वो राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये पद धारण करते हैं, तो जो है इनके ऊपर महाभियोग चलाने की या अभियोग चलाने की का जो है वो कहीं पे उल्लेख नहीं है। चलें, प्रमोद जी का उत्तर आया है कि महाभियोग केवल जो है राष्ट्रपति के लिए है। चलिए, सुरेंद्र सिंह जी भी बात कर रहे हैं सीजीआई की, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। सभी लोग एक बार उत्तर करिए दोस्तों। 3 लोगों का उत्तर अभी तक आया है, सब लोग उत्तर कर दीजिए। महाभियोग जो है और किसके ऊपर चलाया जा सकता है कोई ऐसा भारतीय संविधान में प्रावधान? चलें, चलिए कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए जो है दोस्तों क्लियर कर देता हूं। महाभियोग चलाने का जो एक प्रावधान है वो सिर्फ और सिर्फ आपके राष्ट्रपति के लिए या आपके प्रेसिडेंट के लिए है। अनुच्छेद 61 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पे जो है वो महाभियोग चलाया जाएगा। अन्य किसी पे भी जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया
जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, जिसको महाभियोग कहा जाता है। चूंकि बहुत सारी किताबों में जो है आपको सीजीआई भी लिखा मिल जाएगा, कई बार प्रश्न पत्र में भी ऐसी गलती, क्योंकि किताबें वही जो है वो आपके पेपर बनाने वाले लोग जो होते हैं दोस्तों, वही किताबें वो लोग भी पढ़ते हैं, तो वो लोग भी वही गलती करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो राष्ट्रपति के लिए प्रयोग की जाती है। बाकी जो है वो अभियोग द्वारा या विधि के द्वारा जो है राष्ट्र जो आपके महाभियोग की जैसी जिन लोगों की प्रक्रिया है उसके आधार पे जो है उसको जो है लोग मिलती जुलती प्रक्रिया होने की वजह से महाभियोग कह देते हैं। सीजीआई के लिए भी आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर क्या है, अंतर आज आप लोगों को जो है वो क्लियर कर दे रहा हूं। जब महाभियोग चलाया जाता है दोस्तों, तो आपके महाभियोग में जो है क्या होता है कि आपका एक सदन जो है आरोप लगाएगा। जो आपका एक सदन है, जैसे मान लीजिए कि आपके लोकसभा है, लोकसभा जो है इस पे एलिगेशन लगाएगा। दूसरा सदन जो है दोस्तों इसकी जांच करता है। जो आपकी राज्यसभा है, दूसरा सदन इसकी जो है वो जांच करेगा, इस पे जो है वो क्वेरी करेगा कि जो है ये जो आरोप लगाया गया है ये सही है या नहीं। उसके बाद से जब ये दूसरे सदन की जांच हो रही होगी दोस्तों, तो राष्ट्रपति इसमें उपस्थित रहेगा या इसका कोई प्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहेगा। उसके बाद से अंतिम जो रूप से जब ये आरोप सिद्ध हो जाता है, तब जो होती है महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी होती है। बाकी जो है आपके मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए दोस्तों क्या होता है कि दोनों सदन जब बहुमत से पारित कर देते हैं तो उसको हटा दिया जाता है। इसमें जो है महाभियोग की प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाता है। चूंकि जो है दोनों सदन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको भी कह दिया जाता है कि इनको भी जो है वो पद से महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि महाभियोग का प्रयोग जो है, महाभियोग की जो पूरी प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो राष्ट्रपति के मामले में फॉलो की जाती है, अन्य किसी के जो है मामले में फॉलो नहीं की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्लियर है आप लोग, सभी लोग समझ गए होंगे इस चीज को। आपको प्रश्न में अभी मिल भी जाएगा, जो है ऐसे विवादित प्रश्न आपको मिलेंगे भी। क्या करेंगे, क्योंकि जब बिना सोचे समझे पेपर बनाने वाले पेपर बना देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। दिया कि संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आप लोगों को दिया है दोस्तों, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूर्व होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। और दूसरा दिया है दोस्तों, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता है। आप लोग अपना उत्तर इसमें से करेंगे कि कौन सा जो होगा आपका उत्तर इसमें से सही होगा। सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए, तेजी से उत्तर करेंगे। अभिषेक जी का उत्तर आ गया है, बाकी लोग भी उत्तर करेंगे। चलें चले उत्तर करिए सभी लोग दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करने में आप लोग कंफ्यूज जो है वो कंजूसी ना किया करिए। चले, तो इस प्रश्न में जो है कुछ लोगों का ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलिए तो पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहला जो दिया है, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि से पूर्व जो है पद से नहीं हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसको जो है वो हटाया जा सकता है। मैंने आपको जो है कई बार बताया, चूंकि संविधान में इसका जो है वो स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है दोस्तों वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे जो है राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा सकता है। जो ग्राउंड बन सकता है, सामान्य ग्राउंड जो सबके लिए प्रयोग किया जाता है, वही ग्राउंड जो है, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें जो है वो व्यवहार में चलती हैं। संविधान में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री का पद हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रावधान जो है वो हमारे परंपरा के माध्यम से चलते आ रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इनको जो है इनके पदावधि के पूर्व जो है हटाया जा सकता है। 2 तरीके हैं, या तो इनको राष्ट्रपति हटा दे या जो है ये खुद त्याग पत्र दे दें। तो आपका पहला जो विकल्प हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये 5 वर्ष के बाद भी अपने पद पर बना रहेगा, जब तक अगला राज्यपाल या अगला गवर्नर चुन के नहीं आ जाता है दोस्तों, तब तक ये पद जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं। चूंकि जो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और राज्य के संवैधानिक प्रमुख का पद जो है किसी भी अवस्था में खाली नहीं रहेगा।
आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही राष्ट्रपति में भी जो है वो देखा जाता है, पदावधि जो है वो 5 वर्ष की है, लेकिन सामान्यतः प्रयास किया जाता है कि इनका पद जो है वो पदावधि पूरा होने के पहले ही जो है वो नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाए। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो जब तक नए राज्यपाल का चुनाव नहीं हो जाता है या जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक उनको पद से नहीं हटाया जाता है। तो आपका उत्तर जो होगा दोस्तों इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए जो हो जाएगा, दोनों ही इसमें से जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग डी विकल्प का चुनाव करिएगा। आपको क्लियर हो गया है सभी लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। आपको बताना है दोस्तों किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली भारत की पहली महिला। आप लोग राज्य सहित बताएंगे किस राज्य में जो है वो बनी थी। उत्तर करेंगे तेजी से। आपको दिया है राजकुमारी अमृत कौर, आपको पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू और जो है सरला ग्रेवाल। चारों में से एक के लिए उत्तर करिएगा, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में इसमें से किसी एक को नियुक्त किया गया था। आप लोग उत्तर करेंगे तेजी से इस प्रश्न के लिए। चलें, नियर अबाउट आप लोग जो है 40 से 50 के बीच में रोज प्रश्न करते हैं। चलिए सब लोग उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। चलें, तो आप सभी का उत्तर जो है इस प्रश्न के लिए आ रहा है दोस्तों सरोजनी नायडू के लिए। तो आप सभी को पता है सरोजनी नायडू जो है आपके उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो है वो राज्यपाल बनी थी। कब बनी थी? 1947 में जो है दोस्तों, 1947 से जो है 1949 तक जो है ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो है वो आपके 1947 में अपॉइंट की गई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। जी, तो आप लोग इसमें आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न के लिए सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। चलिए, अभिषेक जी बात कर रहे हैं पहली महिला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है 1925 जो है वो आपके कानपुर अधिवेशन में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, क्योंकि जो है महत्वपूर्ण नेताओं के जो है वो योगदान के बारे में आपसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो पूछा जा सकता है। या किसी और भी परीक्षा में आपसे यदि पूछा जाए कि जो है वो कौन पहली भारतीय महिला जो है वो कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो 1925 में जो है वो आपके सरोजनी नायडू को कानपुर अधिवेशन में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। जो है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। स्मृति में किसके स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है? इंदिरा गांधी, कमला नेहरू, सरोजनी नायडू और रानी लक्ष्मीबाई। आप लोग अपना उत्तर तेजी से करेंगे, 10 सेकंड का समय दूंगा इस प्रश्न के लिए। अन्य किसी विकल्प के लिए आपको माफ करिएगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा, 10 से 15 सेकंड में आप लोग उत्तर कर दीजिए तेजी से। 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें, चलें, सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए आ रहा है। आप लोग धड़ल्ले से ए विकल्प की ही बात कर रहे हैं। चलें, तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न के लिए सरोजनी नायडू के लिए सही होगा। आप लोग जो है सरोजनी नायडू के साथ जाइएगा दोस्तों। आपके सरोजनी नायडू का जन्म जो हुआ था वो आपके 13 फरवरी को हुआ था। आपके 13 फरवरी जो है 1879 को इनका जन्म हुआ था, और इनके जन्म दिवस को जो है वो महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा। सरोजनी नायडू के जन्म तिथि को 13 फरवरी जो 1979 को जो है आपके इनका जन्म होने की वजह से जो है वो प्रतिवर्ष जो है वो 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। आप लोग इस प्रश्न में जो है सी विकल्प के साथ जाएंगे। इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन पे जो है वो नहीं मनाया जाता है महिला दिवस। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है दोस्तों मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा इसमें से जो कथन है वो दिया नहीं है। जी,
चलिए, इंटरनेशनल वुमेन डे याद दिला रहे हैं अभिषेक जी, 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए फिलहाल आप लोग इस प्रश्न पे आ जाइए। आपको मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा इसमें सही नहीं दिया है, उसमें से एक का चुनाव करना है। पहला दिया वह साधारण राज्यपाल द्वारा जो है चयनित होता है, दूसरा वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, तीसरा आपको दिया है वो विधानसभा के बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, चौथा दिया है दोस्तों उसका पद पर बना रहना जो है बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। आप लोग चारों विकल्प को पढ़िए और तेजी से उत्तर करिए। चलिए इस प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे दोस्तों, कौन सा सही नहीं है। चलिए तो इस प्रश्न में यदि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया है तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। आपको यहाँ पे चयनित शब्द किया गया है, चयनित जो है ये नहीं किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा जो है वो विधानसभा के किसी एक नेता को जो है वो राज्यपाल के द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है आपके मुख्यमंत्री के रूप में जी, अपॉइंट किया जाता है, जो है इनको सेलेक्ट नहीं किया जाता है। चलिए, सरकारी कर्मचारी नहीं है कि सेलेक्ट किया जाएगा। आगे बढ़े, 164 आप लोग याद रखिएगा, 164 में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 164 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, आपको बताना है राज्यों के विधायिका में जो है वो कौन कौन सम्मिलित है। आपको दिया है विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। जहां इसका अस्तित्व है आप लोग चारों में से किसी एक का चुनाव करेंगे उत्तर का, और तेजी से करेंगे। सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं, आप लोग बता दीजिए आप लोग मुझे। आज आप लोगों को लगता है मैं आप लोगों के लिए मेहनत नहीं करता हूं क्या? तभी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। यदि आपको थोड़ा भी लगता हो तो आप लोग ईमानदार बनिए दोस्तों। किसी भी मेहनत का कोई भी दोस्तों यदि मेहनत करे तो उसका सहयोग आप लोगों को करना चाहिए। मेरा भी सहयोग आप लोग करिए वीडियो को लाइक और शेयर करके। तो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया हो वो सभी लोग लाइक करेंगे दोस्तों। जितने सारे लोग वीडियो को देखते हैं 1.5-2 घंटे की क्लास में, उसके जो है दोस्तों 50% भी लोग यदि लाइक कर दें तो मेरे लिए जो होगा वो मेरे उत्साह के लिए काफी हो जाएगा। चलिए आप लोग इस प्रश्न में आप लोगों का उत्तर जो है दोस्तों आना चाहिए डी विकल्प के लिए, केवल डी विकल्प के लिए, क्योंकि आपका जो है जैसे राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है, वैसे ही जो है दोस्तों आपके भारतीय संविधान राज्यों की विधायिका का निर्माण जो होता है वो आपके राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलकर होता है। चूंकि विधान परिषद जो है वो आपके 6 ही राज्यों में है, तो जहां पे आपके विधान परिषद होगी वहां विधान परिषद को भी शामिल किया जाएगा, नहीं तो आपके जो है राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर जो है वो आपकी विधायिका बन जाएगी। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा 168 168 में जो है ये कहा गया है कि राज्य की जो विधायिका है वो इन तीनों लोगों से या इनमें से 2 लोगों से भी बन सकती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 168 का। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, भारत के राज्यपाल विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? माफ करिएगा, भारत के राज्य विधान पालिकाओं का जो है उच्च सदन कौन सा होता है आपको बताना है। आपको दिया हुआ है विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय या इनमें से कोई नहीं। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों। इस प्रश्न के लिए आपको जो है उच्च सदन पूछा गया है। चलें 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 तो आप लोग तेजी से उत्तर करते रहिए दोस्तों इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल, तो जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे होंगे, विधान पालिका परिषद, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो दोस्तों इसको आपका जो है ये आपका उच्च सदन है। निम्न सदन जो होता है दोस्तों आपका विधानसभा होता है, विधानसभा ये जो होता है आपका निम्न सदन और अस्थायी सदन होता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? आप लोगों को बताना है दोस्तों। विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक के संदर्भ में कहा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। साधारण विधेयक को जो है वो किस अवधि तक रोक के रख सकती है? आपको 3 माह जो है, 4 माह, 6 माह और 14 दिन दिया हुआ है। आप लोग तेजी से इस प्रश्न में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिएगा। साधारण विधेयक के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, सब लोग उत्तर करेंगे।
3 माह दिया है, 4 माह दिया है, 6 माह दिया है और 14 दिन का समय दिया है आपको, किसी एक का चुनाव करना है। चलें, विधान परिषद के संदर्भ में आपसे पूछा गया दोस्तों। चलें, तो आपका उत्तर इस प्रश्न में 4 माह के लिए सही होगा, लेकिन आप लोग इसको जो है समझ लीजिएगा। समझना आपको ये है दोस्तों कि ये 4 माह का समय जो होता है वो दो पार्ट में होता है, क्योंकि पहली बार जो है यदि मान लीजिए विधानसभा किसी विधेयक को भेजती है विधान परिषद के पास, तो ये जो है पहली बार में 3 माह तक जो है इसको रोक सकते हैं। जैसे ही दूसरी बार जो है आपकी विधानसभा जो है दोस्तों, विधानसभा इसको पारित करके पुनः जब इनके पास भेजेगी तो दूसरी बार में सिर्फ 1 माह ये रोक सकते हैं। तो कुल मिला के जो है आपका जो समय होता है वो 4 महीने का होता है। तो 2 बार में ये जो है 4 महीने के अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि एक बार में अधिकतम कितने दिन तक रोक सकते हैं, तो एक बार में मात्र अधिकतम 3 महीने तक रोक सकते हैं। चलिए, तो आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो 4 महीने के लिए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग 4 महीने की बात कर रहे होंगे इस प्रश्न में। आगे बढ़ जाएं, कोई समस्या तो नहीं है इस प्रश्न को लेके अब। चलें, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला दिया है राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों मनी बिल के लिए या धन विधेयक के लिए दोनों में से किसी एक सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में, चारों में से एक का चुनाव करिए। तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए, चलिए, सुरभि जी का, अभिषेक जी का उत्तर आ रहा है सी विकल्प, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सब लोग सी ही विकल्प की बात कर रहे हैं। सबका उत्तर जो है आ रहा है बिल्कुल। तो केवल विधानसभा में जो है दोस्तों आपके मनी बिल को रखा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है दोस्तों, आप लोग यदि उसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि मनी बिल को 14 दिन रोक सकता है, ये भी आपके व्यवहार में है, क्योंकि जो है आपके अनुच्छेद जो है 198 में ये कहा गया है दोस्तों कि जो है मनी बिल जो होगा वो आपके विधान परिषद में रखा ही नहीं जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके विधान परिषद में न रखने की बात जो है आपके अनुच्छेद 198 में की गई है। 198 की जो पूरी भाषा है दोस्तों उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो आपका धन विधेयक है वो विधान परिषद में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ये केवल विधानसभा में आपका पुरस्थापित या रखा जा सकता है। आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला दिया है राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। राज्य विधान परिषद के प्रावधान के लिए आप लोगों को उत्तर करना है। अनुच्छेद 170, 171, अनुच्छेद 172 और 173 दिया हुआ है। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। चलिए, थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो घुमा रहा होगा प्रश्न, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग उत्तर कर सकते हैं इस प्रश्न का। चलिए, तो आप सभी का उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए आ रहा है, अनुच्छेद 171 के लिए। तो आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 171 में कहा गया है दोस्तों कि राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की जो कुल संख्या होगी वो विधानसभा के सदस्यों के जो है वो 1/3 से जो है अधिक नहीं हो सकती है और 40 से जो है वो कम नहीं हो सकती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो विधान परिषद का जो प्रावधान है वो आपके जो है वो अनुच्छेद 171 में किया गया है और विधान परिषद के, चलिए अभी आगे वो प्रश्न आएगा तो वहां पे भी बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे 1/3 से जो होगा वो आपके अधिक नहीं हो सकती है और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अगला दिया है दोस्तों, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना उसे रद्द करने संबंधी कौन सा सही विधि है, कौन सी सही विधि है, आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। पहला दिया है लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद की
पारित विधि द्वारा और लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि आपके जो है दूसरे सदन की स्थापना अर्थात जो है विधान परिषद की स्थापना आप लोगों से पूछी जा रही है, तो आप लोग उत्तर करेंगे। चलें, आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए, सब लोग उत्तर करेंगे। सभी लोग उत्तर करेंगे, अनुच्छेद सहित उत्तर करेंगे आप लोग। चलिए, तो आप सभी लोगों का उत्तर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए आ रहा है। तो जो लोग इसमें जो है संबंधित राज्य की विधानसभा पूर्ण बहुमत से पारित करेगी और उसके पास जो है वो संसद के द्वारा जो है वो पारित करके विधि बनाया जाएगा, तब जो है आपके जाके जो है वो क्या बोलते हैं कि विधान परिषद की आपकी स्थापना होती है। इसके लिए जो स्थापना इसकी स्थापना के लिए, इसके उत्साधन के लिए जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 169 है। पूर्ण बहुमत करने का कहने का आशय है दोस्तों 2/3 यानी 2/3 बहुमत से जो है वो पारित होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आपका उत्तर सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। पहले जो है राज्य के विधानसभा जो है वो पूर्ण बहुमत से पारित करेगी, उसके बाद से जो है आपके लोकसभा के द्वारा जो है संसद के द्वारा जो है इसको विधि बना के और जो है वो विधान परिषद का गठन किया जाएगा। वर्तमान में 6 राज्यों में जो है वो विधान परिषद है। आगे प्रश्न आएगा वह उससे भी बात करेंगे। चलिए, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में है। आप लोग बताएंगे दोस्तों किस अनुच्छेद में है, सभी लोग उत्तर करेंगे। उसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान आप लोगों से पूछा गया है, सब लोग उत्तर करेंगे तेजी से। मैक्सिमम लोगों का उत्तर आ जाना चाहिए इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड से ज्यादा समय वाला प्रश्न नहीं है दोस्तों। अभी पिछले प्रश्न में ही मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर कर दी। चलिए बिल्कुल, तो आप सभी लोग यदि इसमें जो है 169 का प्रयोग करेंगे तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 169 में जो है वो विधान परिषद की स्थापना और विधान परिषद के उत्साधन दोनों की बात की गई है। बनाना और उसे जो है वो भंग करना दोनों जो है इसी में आपका रखा गया है। आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपको दिया है दोस्तों, अगला आपको जो प्रश्न दिया है वो दिया है उत्तर प्रदेश, माफ करें, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद में जो है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद पूछा जा रहा है दोस्तों, कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। आपको बताना है कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/8, कुल सदस्यों का 1/7 या कुल सदस्यों का 1/6। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से करिए। कितने सदस्यों को मनोनीत करेंगे राज्यपाल महोदय। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलिए, तो आप सभी से निवेदन है कि जो लोग हमारे साथ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस प्रश्न में जो है आप डी विकल्प का चुनाव करिए। 1/6 सदस्यों का जो है वो मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 1/6 सदस्य जो होते हैं वो आपके जो है वो साहित्य, कला, विज्ञान, सरकारी सहकारी आंदोलन, सामाजिक सेवा और व्यवहारिक अनुभव वाले लोगों को जो है 1/6 लोगों को ये आपके विधान परिषद में मनोनीत करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं और विधान परिषदें दी हुई हैं। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों, तेजी से। चलिए, ये भी प्रश्न जो है ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। सब लोग उत्तर करें तेजी से। चलें, तो विधान परिषद जो है दोस्तों, विधान परिषदों को जो है वो भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए, लेकिन जो है इसे पूरा जड़ से समाप्त किया जा सकता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यानी यदि विधान परिषद किसी राज्य में कार्य कर रही है, विधान परिषद स्थापित है, तो उसे जो है वो भंग नहीं किया जा सकता विधानसभा या लोकसभा के जैसे। इसको जो है भंग करने का मतलब ये हो गया कि उसे जो है जड़ से उखाड़ के जो है वो आपको देखना पड़ेगा। 169 का प्रयोग करके जो है आपको इसे समाप्त ही करना पड़ेगा राज्य से, तभी जो है ये भंग होगी, अन्यथा जो है ये समाप्त ही होगी, आपके भंग नहीं हो सकती। आप लोग ध्यान रखेंगे, भंग प्रयोग शब्द का प्रयोग नहीं करना है आपको, हमेशा जो है ये समाप्त ही होती है।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि जो है संविधान के 7वें संशोधन 1956 में उसके लिए उपबंध किया गया। कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जिसमें विधान परिषद का उपबंध जो है 1956 के संशोधन अधिनियम में, माफ करिएगा 7वें संशोधन अधिनियम में जो है वो उल्लेख किया गया है कि उसमें विधान परिषद होगी, लेकिन अभी तक जो है वास्तविकता में इसमें नहीं स्थापित हो पाई है। आप लोगों को महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और जो है मध्य प्रदेश दिया है। तेजी से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से अपना उत्तर करने का प्रयास करिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, विकल्प देके आसान कर दिया, ऐसा विकल्प नहीं देना चाहिए आयोग को। चलिए, तो आप लोग यदि एमपी की बात कर रहे हैं तो एमपी के लिए जो है 1956 के संशोधन में जो है वो प्रावधान किया गया था, लेकिन एमपी ने जो है अभी तक जो है आपके विधान परिषद की जो है स्थापना नहीं की है। आपका डी विकल्प जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है दोस्तों, थोड़ा सा इस प्रश्न को मुझे छोटा करना पड़ेगा और तब जो है आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। चलिए, पहले आप लोग जो है 6 के 6 पढ़ लीजिए दोस्तों, और मैं आपसे पूछते जा रहा हूं। आप लोग जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 के लिए जो है बस आर या जो है क्या लिखेंगे, कुछ भी आप लोग जो है सिंबल जो है वो लिख के मुझे भेज दीजिए, सही और गलत। पहला दिया है, विधान परिषद के बारे में आपको दिया है दोस्तों, संभवतः राज्य विधान परिषद के विषय में क्या सही है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन आप लोग जो है इसको बताएंगे। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है। आप लोग बताएंगे कार्यकाल जो है राज्य विधान परिषद का 6 वर्ष का है या नहीं है। आप लोग यस और नो में उत्तर करेंगे। पहले विकल्प के लिए उत्तर करिए दोस्तों। चलें, क्या सही है आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। मैं उत्तर भी आप लोग करने लगे डी विकल्प। इसका कार्यकाल जो है दोस्तों आपके 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। यह एक दोस्तों अस्थाई सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल जो है दोस्तों इसको भंग नहीं किया जा सकता है। मैं ही आप लोगों को क्लियर कर देता हूं दोस्तों, ज्यादा समय लगेगा, ऐसे एक ही प्रश्न पे हम लोग जो है ज्यादा समय तक झूलते हुए रह जाएंगे। तो 6 वर्ष का इसका जो है वो विधान परिषद के जो है दोस्तों इसका कार्यकाल दिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, गलत हो जाएगा। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न को जो है यदि आधा अधूरा हम लोग पढ़ेंगे तो हमसे गलती हो जाएगी। यह एक अस्थाई सदन है दोस्तों, बिल्कुल अस्थाई सदन है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है सदस्य जो होते हैं आपके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक जो है वो दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, यह भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल जो है दोस्तों इसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें भी आप लोगों को जो है कहीं से कोई जो है वो कंफ्यूजन नहीं दिया है। आपको दिया है दोस्तों 1/6 सदस्य जो है वो स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं या नहीं होते हैं। आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। इसके लिए उत्तर करिए। 4-5 के लिए जो है 1/3 की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल। तो जो है आपके स्थानीय सभाओं द्वारा जो है वो 1/3 सदस्यों को अपॉइंट किया जाता है, और जो है राज्य विधानसभा द्वारा जो है निर्वाचित सदस्यों की, राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ये भी 1/3 होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्यपाल 1/6 सदस्यों को जो है वो मनोनीत करता है। पर दूसरे बार 1/3 सदस्य जो है होते हैं सेवानिवृत्त होते हैं। उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है। ये सही है कि नहीं? आप लोग जो है अपने इस 5वें विकल्प के लिए उत्तर करिए। उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है या नहीं होता है? इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो है अधूरा इंफॉर्मेशन वाला आपको लग रहा है, और उसी चीज को यहाँ पे पूरा दिया। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ये आपका सही है। आप लोग जो है इसमें 5वें के लिए उत्तर, 7वें के लिए उत्तर करिए। 7वां आपका सही है या गलत है? चलें, चलिए तो सही की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो आपका 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, और जो है आपका 8 सही है। चलिए चलिए, बिल्कुल 9 के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही कौन कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 5 और 8।
2 3 5 8 आपके यदि विकल्प में दिया होगा तो हम लोगों का उत्तर जो होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। चलिए, तो सी विकल्प में आप लोगों को जो है 2 3 5 8 दिया हुआ है, बिल्कुल। तो आप लोग यदि सी विकल्प की बात करेंगे इस प्रश्न में, तो आपका उत्तर जो होगा सी विकल्प में 2 3 5 8 दिया है, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों ने जो प्रश्न किया है बहुत ही अच्छे से किया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। चलिए, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों आपको, अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जिसमें जो है 60 से कम सदस्य हैं? उसी का आप लोगों को चुनाव कर लेना है। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। एक रह गया। समझ नहीं पा रहा हूं मैं अभिषेक जी, आप क्या कह रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, यदि कुछ छूट गया होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग उतना मैनेज कर लीजिएगा। बहुत लंबा प्रश्न था, उसको एक बार में आप लोगों को जो है वो डिस्प्ले नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता था। चलिए, तो 170 में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो है वो अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो राज्य के 1/6 हो सकती है, 1/3 हो सकती है राज्य की विधानसभा के। अच्छा, एक क्वेश्चन मिस हो गया है, चलिए अभी देख लेता हूं, यदि एक मिस हुआ होगा तो अभी चलेंगे। चलिए, तो सिक्किम में जो है दोस्तों सदस्यों की संख्या कितनी है, आप लोग बता दीजिए। सिक्किम में जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 से अधिक कम है तो आप लोगों को पता होगा। एमिलेश जी, क्या गलत बोला है मैंने? चलिए, सिक्किम में जो आप लोगों को बताना है दोस्तों, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर करेंगे आप लोग तेजी से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें यह कहा गया है कि राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? चलिए, तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में सिक्किम के लिए। सिक्किम में जो है विधानसभा में कुल जो है वो 32 सदस्य ही हैं, तो आपका उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए ही सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में अब जो है आपकी विधानसभा है नहीं, आप सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ जाए, अगले प्रश्न पे चलें। जम्मू कश्मीर जो है वो बेसिकली अब दो भागों में जो है जम्मू और लद्दाख को बांट दिया गया है, तो उसके आधार पर उसको हम लोग देखेंगे अब। चलिए, भारत के किस राज्य की विधानसभा में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों, अधिकतम सदस्यों की संख्या बता दीजिए किसी राज्य के विधानसभा में। आपको 400, 450, 500 या 550 दिया हुआ है, उत्तर करेंगे विधानसभा के लिए। राज्यसभा वाला आंसर गलत बोला है। अभी चेक कर लेते हैं अमलेश जी, कौन सा जो है मैंने गलत बोल दिया है, यदि ऐसा कुछ होगा तो देख लेते हैं। चलिए उत्तर करिए, अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? चलिए, तो जो लोग इसमें 500 की बात कर रहे होंगे उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकतम संख्या जो होगी वो 500 की होगी और न्यूनतम जो संख्या हो सकती है वो 60 हो सकती है। चलिए, सुरभि जी का उत्तर भी आया है 500 और मिनिमम 60 के लिए, बिल्कुल। तो आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प का चुनाव करिएगा। एक बार जो है मैं पीछे चलता हूं, अमलेश जी का कहना है कि मैंने कोई जो है वो विधानसभा वाला प्रश्न गलत बता दिया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ये प्रश्न मैंने आप लोगों को छोड़ दिया था, इसी की बात कर रहे थे अभिषेक जी। चलिए, अब पीछे आए हैं तो पहले इस प्रश्न को कर लेते हैं दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? आपको अनुच्छेद 170, 176 और 178 दिया है, आप लोग उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। चलिए, ये प्रश्न छूट गया था, इसी की बात अभिषेक जी कर रहे थे, तो आप लोग उत्तर करिए। चलें,
चलिए विधान परिषद वाले में भी चले चलते हैं। अमलेश जी रुक जाइए, चले। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि विधान सभा की जो संरचना है वो आपके अनुच्छेद 170 में दी हुई है। क्या कहा गया है? अधिकतम संख्या जो होगी दोस्तों आपके, मैक्सिमम जो होगी वो आपके जो है वो 500 हो सकती है, और मिनिमम जो होगी वो 60 हो सकती है। ये चीज मैंने आप लोगों को जो है आगे भी एक प्रश्न में मैं इसमें बात कर रहा था। चलिए देख लेते हैं अमलेश जी के लिए मैंने क्या कहा है। इस प्रश्न में आप कह रहे हैं मैंने क्या इसमें आपको गलत बता दिया है, आप एक बार जो है सीधे से मुझे ध्यान दिला दीजिए। यही प्रश्न है जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको दिया है राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है। बताइए इसमें से क्या मैंने आपको गलत बताया है, एक बार तेजी से ध्यान दिलाइए। अमलेश जी आप ध्यान दिलाएंगे तेजी से। चलिए तेजी से आप इसमें ध्यान दिलाइए, कौन सा मैंने आपको विकल्प इसमें गलत बता दिया है। चलें उत्तर करें आप जल्दी से। अरे दोस्त उत्तर तो कर दो, कौन सा विकल्प इसमें से गलत बताया है? मैंने सबको फंसा के रखा है आपने। मैंने आपको बताया है कि पहला विकल्प जो है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कहा गया है इसका कार्यकाल विधान परिषद का। यार 6 की जगह 5 बोला है। इसमें मैंने स्पष्ट यहाँ पे 1 बटा जो है यहाँ पे 1/3 लिख दिया था, यहाँ पे 1/3 लिख दिया था। यदि कभी कभार जो है दोस्तों अब थोड़ा बहुत तो आप लोगों को जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अब इतना लंबा सा प्रश्न है और उसमें जो है यदि हो गया, यदि हो सकता है गलती हुई है क्षमा करिएगा उसके लिए। 1/3 सदस्य से जो है वो आपके स्थानीय सभाओं से, जो 1/3 सदस्य आपके जो है वो विधानसभा से चुन के आते हैं दोस्तों। और इसमें जो है उपराज्यपाल जो है सभापति नहीं होता है, ये आपका गलत दिया है। पहला आपका गलत दिया है, स्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसको जो है वो बिल्कुल सही दिया है, इसे जो है भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी आपको जो है वो सही दिया है। तो आपका 2, 3 और जो है 8 ये हो गया। और एक भी, 1 सेकंड रुक जाइए, अब मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है थोड़ा सा, बस कुछ सेकंड आप लोग रुकेंगे दोस्तों। थोड़ा सा रुकेंगे आप लोग। बिल्कुल आगे ही बढ़ रहा हूं। अब एक पॉपअप जो है वो खुल गया है, वो जब तक बंद नहीं होगा दोस्त तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। प्रमोद जी बस धैर्य रखें। चलिए तो दोस्तों इस प्रश्न में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि आपका जो उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा 2, 3, 5 और 8 के लिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका 2 सही है, आपका 3 सही है, आपका जो है वो अच्छा 5 बिल्कुल जी। 1/6 सदस्य, मैंने 2, 2, 3, 5 और 8 की बात की थी जी बिल्कुल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 2, 3, 5 और 8 जो है आपको यहाँ पे कर लेना है। आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, आपका जो होगा 2, 3, 5, 8 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए कई बार जो होता है बहुत विस्तृत प्रश्न था, उसकी वजह से जो है उसमें जो है गलती हो गई है, तो आप लोग क्षमा करिएगा उसके लिए, यदि कुछ जो है वो ध्यान से निकल जाता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, कौन करता है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन? उत्तर करना है आपको। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग या राज्य के राज्यपाल। तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए, जितनी तेजी से संभव हो सके। चलिए आ जाइए।
अरे नहीं कोई बात नहीं, हम ले लीजिए, ध्यान दिला दिया आपने, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, होता है मिस्टेक, किसी से भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आपने ध्यान दिलाया ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आ जाइए। विधानसभा के निर्वाचन का संचालन आप लोगों से पूछा हुआ है दोस्तों, सब लोग उत्तर करेंगे इसमें। विधानसभा चुनाव के लिए पूछा जा रहा है, सब लोग उत्तर करेंगे तेजी से। चलिए, तो विधानसभा चुनाव का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, उसमें विधानसभा निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है वो आपके जो है वो भारत निर्वाचन आयोग जो है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको जो है वो संचालित कराया जाता है। सी विकल्प के साथ जाइएगा, आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा जी। पंचायत जो होता है, पंचायत चुनाव जो है वो आपके राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निहरता के संबंध में किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है। आप लोगों को बताना है दोस्तों, किसी सदस्य की अयोग्यता के लिए जो है वो अंतिम निर्णय कौन ले सकता है, राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। सब लोग उत्तर करें इसमें। और दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए चले, अंतिम फैसला जो है आपको बताना है किसका होता है किसी की योग्यता के बारे में। चलें, तो आप लोग इसमें ए विकल्प का चुनाव करिएगा। आप लोग जो है लोकसभा अध्यक्ष के जैसे आप लोग इसमें जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को भी मान ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण नहीं करता है। राज्यपाल जो है वो किसी सदस्य के अयोग्यता का निर्धारण करता है। अनुच्छेद जो है आपका 192 है, 192 में जो है इसका उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल जो है किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निहरता संबंधी किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम जो सत्ता होगी, आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प का चुनाव करिएगा। बी विकल्प का चुनाव करेंगे तो आपका उत्तर जो होगा गलत हो जाएगा। ए विकल्प के साथ ही आप सभी लोग जाएंगे। राज्यपाल 192 के तहत जो है, अनुच्छेद 192 के तहत जो है वो किसी भी सदस्य के निहरता का जो है वो अंतिम फैसला लेने वाला अधिकारी होता है, तो आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए आपको आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं है। सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए सब लोग उत्तर करेंगे। जिस प्रश्न के आधार पे आप लोग जो है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कर रहे थे, वो लाभ के पद के लिए आप लोग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है दोस्तों आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपके राज्यपाल को वो पावर प्राप्त है। चलें सब लोग उत्तर करेंगे कितनी आयु होनी चाहिए, तो आप सभी का उत्तर 25 वर्ष के लिए आ रहा है। उत्तर जो होगा आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 173 में जो है आपको आयु की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलिए, तो आज का सेशन जो है दोस्तों यहीं पे अब कंप्लीट हो गया है। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे मुझे। और साथ में दोस्तों जिन लोगों को मेंबरशिप लेनी हो उनके लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिर से भी एक बार ध्यान दिला देता हूं। 250 रुपए का शुल्क जो है निर्धारित किया गया है। आप लोग जो है गूगल पे, फोन पे और भीम के माध्यम से 7007701847 इस नंबर पे पेमेंट करके आप लोग जो है मेंबरशिप ले सकते हैं। नियमित रूप से आपको जो है वो पीडीएफ आपके मोबाइल फोन पे जो है भेज दिया जाएगा। इसके बाद से बात करेंगे दोस्तों, तो आपके लिए जो है वो आपके राजनीतिक सिद्धांत और जो है वो विचारकों की क्लास को जो है शुरू कर दिया गया है। आज पहली क्लास जो है आपको YouTube पे मिली होगी। आप सभी लोगों ने जो है उस क्लास को देखा होगा, यदि नहीं देखा होगा तो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है दोस्तों आप लोगों के सिलेबस को जो है वो मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि कौन कौन सी चीज जो है आपको पढ़नी है, कौन कौन सी चीज आपको नहीं पढ़नी है, कौन सी जो है आपको ज्यादा आइडिया जब अपने सिलेबस के बारे में जब रहता है दोस्तों, तभी आप किसी चीज को पढ़ेंगे तो आप अपने समय से जो है अपने सिलेबस को खत्म कर पाएंगे। ऐसे यदि इधर उधर भटकेंगे तो आपकी किताब में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, सारी चीजों को आपको नहीं पढ़ना है। उसके लिए आपको सिलेबस को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा और वो कार्य मैंने कर दिया है। तो वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप लोग चले जाइएगा।
राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारक आप लोग सर्च करेंगे तो अभी आज ही की वीडियो है, तो आप सभी को जरूर मिलेगी। आपको नोटिफिकेशन भी गया होगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो बाकी जो है आपके राजनीतिक सिद्धांत और विचारक की क्लास जो है वो शुरू हो गई है, नियमित रूप से आपको मिलेगी। शुल्क जो है उसके लिए 1499 रुपए निर्धारित किया गया है। बाकी इस क्लास के बारे में यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो 7007701847 इस नंबर पे आप जो है हमसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिलहाल जो है, और दोस्तों जाते जाते आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा, बिना वीडियो को लाइक किए हुए आप लोग नहीं जाएंगे दोस्तों। चलें चलिए दोस्तों, तो आप सभी लोगों को भी जो है दोस्तों अब आप लोग मुझे भी अनुमति दे दीजिए, और जो है यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। आप लोग नाइस थैंक यू के अलावा कुछ और लिखते नहीं है, बस नाइस और थैंक यू आप लोगों के पास रहता है, मात्र 2 चीजें। तीसरी चीज भी कभी आप लोग लिख दिया करिए कुछ। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब जो है दोस्तों मैंने आप लोगों को जो है उस प्रश्न में बताया था प्रमोद जी कि जहां पे जिस राज्य में आपके विधान परिषद है वहां आपके जो है गवर्नर प्लस आपकी जो होगी आपकी विधानसभा और जो है आपकी विधान परिषद, ये तीनों मिलके जो है वो निर्माण करेंगी। जहां पे विधान परिषद नहीं होगा वहां गवर्नर और आपके विधानसभा से ही जो है वो होगा आपका बन जाएगी। तो आप लोग इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? प्रमोद जी आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मेरे प्रश्न को आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं उसको देखूंगा। मैं ऐसे समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या लिख रहे हैं। चलिए फिलहाल आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, यदि कहीं किसी प्रश्न को लेके आपको डाउट है, कोई कंफ्यूजन है या आपको लग रहा है कि कुछ मैंने आपको गलत बता दिया है, तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग भेज दीजिएगा। अब मैं बहुत पढ़ने का प्रयास कर पा रहा हूं लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या लिखा है। आपने लिखा है कि राज्यपाल प्लस जो है विधानसभा बराबर राज्य विधानमंडल, एंड राज्यपाल प्लस जो है विधानसभा प्लस विधान परिषद बराबर जो है वो राज्य विधानमंडल, या दोनों खूब सही होना चाहिए। दोस्त यदि आप जो है सिर्फ राज्यपाल और जो है विधानसभा से जो है वो सही कर लेंगे तो ऐसी स्थिति में जिन राज्यों में जो है वो विधान परिषद होगा वहां पे समस्या हो जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे कल भी मैंने आप लोगों से कहा था सबसे एप्रोप्रिएट विकल्प का चुनाव आप लोगों को करना होता है। आप लोग जो है कम इंफॉर्मेशन वाले जो है विकल्प होते हैं उनको आप लोग गलत मान लीजिए। जैसे एक प्रश्न में मैंने आपको कहा था, उसमें सिर्फ दिया था, पहले मैंने क्या दिया, उसमें दिया था विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहले मैंने उसको सही बता दिया, फिर मेरे ध्यान में आया कि सिर्फ विधान परिषद का कार्यकाल लिखा हुआ है, सदस्यों का कार्यकाल नहीं लिखा है। तो वो जो है जब आपको प्रश्न ऐसा कोई दिया हो जिसमें एक ही विकल्प वही सही हो तो आपको उसी को मानना पड़ेगा। लेकिन जब आपके प्रश्न में जो पूरी इंफॉर्मेशन को पहले आप ढूंढने का आप लोग प्रयास करेंगे तब जो है आपको, चलिए कूट में दिया था तो कोई बात नहीं है, कूट में दिया था तो जहां विधान परिषद होगी वहां के लिए समस्या हो जाएगा। 6 राज्यों में विधान परिषद है तो वहां के लिए जो होगा वो समस्या हो जाएगा। चलिए फिलहाल आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप लोगों से जो है कल मिलता हूं। कल संडे है, कल आप लोगों की क्लास चलेगी क्या? इच्छा है आप लोगों की कल क्लास लेने की? कल देखता हूं दोस्तों, कोशिश करता हूं, यदि संभव रहेगा तो कल आप लोगों की क्लास लूंगा, नहीं रहेगा तो है जो है वो हम लोग परसों मिलते हैं। बाकी जो है राजनीतिक सिद्धांत वाले लोग कल हमसे मिलेंगे। चलिए फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी लोगों को दोस्तों गुड नाइट।